चलो, तो कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि जिनका हमें आंसर नहीं पता होता। सो अगर तुम्हारे रियल एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जब तुम्हें आंसर नहीं पता, सो उस समय क्या करना है, उस क्वेश्चंस को छोड़ दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, तो समझदारी है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग करने से अच्छा है कि तुम उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, ठीक है। और अब हमारे बच्चे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे होंगे। साथ में मैं एमआर और एसएसआर दोनों के एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, व्हेन CO2 इज पास थ्रू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स टू इनटू विच कलर। जब CO2 को नीले लिटमस विलियन में प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लाल में, मिल्की में, दूध वाले में, ब्लू में, नीले में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी, जब ब्लू लिटमस पेपर को जी बच्चे CO2 के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसे रंग का हो जाएगा? जी वेरी गुड, जल्दी से बताइए। रेड को लॉकडाउन लगा दूँ? लॉकडाउन नहीं, लाल रंग का हो जाएगा। सबसे पहली बात, क्यों होएगा? देखो हमारी जो देखो CO2 कैसी ऑक्साइड है? CO2 सबसे पहले एक नॉन मेटल की, क्योंकि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, करेक्ट, नॉन मेटल है। और जब नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है और जब उसको पानी के साथ रिएक्ट किया जाता है तो नॉन मेटल की ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड वो कैसा बनाती है? वो एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। कैसा बनाती है? वो एक एसिड बनाती है। नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या बनाएगी? एसिड बनाएगी, करेक्ट। तो जब भी हम इसको अब हमें एसिड का पता है, एसिड क्या करती है? एसिड ना ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देगी? रेड में बदल देगी, करेक्ट। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलने का काम कौन करता है? एसिड करता है। इसीलिए जब भी हमने इसको CO2 को ब्लू लिटमस पेपर से पास करवाया तो ये क्या हो गया? लाल में बदल गया, क्योंकि ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्वालिटी है कि ये पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगी, ठीक है। इसलिए हमारा कलर किस में चेंज हो गया? लाल में चेंज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अवर ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, 200, 210 या फिर 14? मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती है? जी जल्दी से बताइएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां मिलती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज ग्लैंड? जी बच्चे जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सी नहीं मिलेगी? जी बच्चे एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मिलेगा। अग्राशय, जी बच्चे थायराइड, एडिनल या फिर पिट्यूटरी, इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो कि हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में नहीं मिलेगा? जी बच्चे थायराइड गलत बता रहे हो निवास। गलत हो जाएगा, सोच लो। पक्का श्योर हो तुम लोग थायराइड के बारे में? चलो, तो बच्चे सही आंसर है कि थायराइड गलत है, अग्राशय है। अग्राशय जो होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में वैसे तो देखा जाए जो अग्राशय है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के टाइप के ही ग्लैंड होते हैं। क्योंकि अग्राशय यानी कि पैनक्रियाज से भी हमारे 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। हार्मोन्स अग्राशय से भी निकलते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे बच्चे इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन, इंसुलिन और ग्लाइकोजन ये दोनों के दोनों ही हमारे कहाँ से निकलते हैं? ये बच्चे पैनक्रियाज से निकलते हैं। तो एक्चुअल में पैनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड है, बट यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या है? ये पूर्ण रूप से क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो उस हिसाब से ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? पैनक्रियाज होएगा, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर होगा पैनक्रियाज, ठीक है जी बच्चे।
कोई बात नहीं निवाज, इट्स ओके, हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्किन, ईयर्स एंड किडनी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। त्वचा, कान और गुर्दे इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जी बच्चे, टिश्यूज़ का, ऊतकों का, या फिर ऑर्गेन सिस्टम का, अवयव की कार्य प्रणाली का, या फिर ऑर्गेन्स का, अंग का, या फिर सेल कोशिकाओं का, किसका मिलेगा? अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, इट्स ओके, तुम्हारा आंसर गलत निकल गया तो क्या ही हो गया। मैम नहीं पूछा है, क्या नहीं पूछा है? अरे इट्स ओके, गलत हो गया, इसमें क्या है इतना। कान, त्वचा और गुर्दे जो हैं वो किसका हिस्सा मिलेंगे? अंग का हिस्सा होते हैं, ठीक है, अंग का हमें हिस्सा मिलेंगे, कान, गुर्दे और ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मेड अप ऑफ। जी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना होता है? जिंक से, कॉपर से, सॉरी तांबे से, इस्पात यानी स्टील से, या फिर हल्की आयरन से, स्त्री नहीं मतलब हल्का लोहा से, लोहा। जी बच्चे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको किससे मिलके बना होगा? जी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। रोशन, आप वीडियो देख लेना, बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता ना, ठीक है, तो बार बार रिपीट करना वो पॉसिबल नहीं है। एक बार इसका बता देती हूँ, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन से बना होता है। सॉफ्ट आयरन कैसी होती है? ये मतलब एक तरह से मतलब आयरन का ही एक रूप होता है, जिसको क्या करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। यानी कि हम इसके आयरन को हम क्या करेंगे, ठीक है, ये आयरन लेंगे, आयरन के आसपास हम क्या करेंगे? तार को लपेट लेंगे, ठीक है, और तार को लपेटने के बाद में हम क्या बनाएंगे? तार में से करंट को पास करेंगे, ठीक है, तो वो सोलेनॉइड बन जाएगा। और करंट को पास करने की वजह से जब भी हम इसके अंदर से ये जो लोहे की जो आपके पास बार है या कोई भी चीज़ है सॉफ्ट आयरन की है, जो कि क्या बन जाएगी? अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि अपने आप में एक मैग्नेट का काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सॉफ्ट आयरन कैसी होती है? वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस हैं, यानी कि मैग्नेट से लोहे से मैग्नेट बनाने का बड़ी आसानी से काम किया जा सकता है, ठीक है जी। कोई बात नहीं ऋतिक, इट्स ओके, आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नेवी की तैयारी करो, आर्मी में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेवी की तैयारी करो, उससे हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन। एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, या फिर दक्षिण उत्तर, साउथ नॉर्थ। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर साउथ नॉर्थ। जी बच्चे, जो क्या हो गया? हाँ देखती हूँ मैं, ठीक है, हाँ दोबारा पक्का देख लूँगी मैं। चलो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट 8 है ना, 8 है ना, चलो मैं देख लूँगी, ठीक है, हमेशा भूल ही जाती हूँ, चलो देख लूँगी, पक्का देख लूँगी, ठीक है, इस बार पक्का। चलो आपका क्या है? एक विद्युत फ्यूज जो है वो किसके ऊपर आधारित होता है? एक विद्युत फ्यूज होएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव के ऊपर। धारा की किस प्रभाव के ऊपर? चुंबकीय, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, धारा की तापीय प्रभाव के ऊपर। तापीय प्रभाव क्यों? देखो एक फ्यूज किस हिसाब से बनाया जाता है? फ्यूज के अंदर ना हम क्या कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ना जो हम मेटल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, अगर उसके अंदर हीट बढ़ जाए, ठीक है, फ्यूज में कई सारे तारे होती है, मान लो जब तारों में से जब करंट बह रहा होता है तो मान लो वो हीट बढ़ गई, तो हीट बढ़ते ही क्या होता है? हीट बढ़ते ही वो जो तार है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, वो टूट जाएगी। वो किसके लिए? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और वो तार टूट जाती है। तार इसलिए टूट जाती है कि ताकि मान लो करंट बहुत ज़्यादा ही हैवी बह गया तो वो क्या है, वो हमारे पूरे ऑल ओवर घर को भी नुकसानदायक पहुंचा सकता है।
इसीलिए जो है हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर एक तार में से करंट बहुत ज़्यादा बह रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि उस तार में से क्या है, करंट बहुत ज़्यादा बहने की वजह से हीट भी बढ़ेगी। ठीक है, हीट भी बढ़ेगी। जी, मरकरी के बिना होता, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किससे किया जाता है? सोनोमीटर, यानी कि बहरे मनुष्य की श्वसन शक्ति नापने का यंत्र, या फिर माइक्रोमीटर, माइक्रोफोन, या फिर ईयरफोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। साउंड एनर्जी को हम किस में चेंज कर रहे हैं जी बच्चे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कर सकते हैं ये काम हम? माइक्रोफोन, वेरी गुड, माइक्रोफोन, बिल्कुल सही आंसर। साउंड एनर्जी को, जैसे माइक्रोफोन होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम साउंड एनर्जी को विद्युत एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा मिलेगा? सोना, लोहा, डायमंड, या इनमें से कोई नहीं? सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा मिलेगा हमें? जी जल्दी से बताइए। ये इतना हार्ड नहीं होता बच्चे, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है जी, तो बच्चे सबसे कठोर पदार्थ आपको मिलेगा डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या है? वो एक कार्बन का एलोट्रोप है। और बच्चे डायमंड क्या होता है? विद्युत धारा का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है, कुचालक, यानी कि उसमें से विद्युत धारा नहीं बह सकती। ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, इन केमिकल इक्वेशन व्हाट डज सिंबल दिस सिग्निफाई, यानी कि रासायनिक समीकरण में प्रतीक, ये जो ऊपर वाला होता है का क्या दर्शाता है? ये जो सिंबल होता है, क्या एक केमिकल इक्वेशन में ये सिंबल क्या दर्शाएगा? लिक्विड स्टेट को, गैस स्टेट को, यानी कि तरल अवस्था को, गैस अवस्था को, ठोस अवस्था को, या कोलोइडल अवस्था को, किसको दर्शाता है? जल्दी से बताइए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, गैस अवस्था। श्योर हैं आप सब लोग? जी जी श्योर है? पक्का? देख लो इस बार भी गलती होगी तो फिर। जी श्योर है? अरे वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, अब तो लग रहा है श्योर है। तो गैस अवस्था बिल्कुल सही आंसर है। गैस अवस्था को हम क्या बताते हैं? इस साइन से बनाते हैं। ठीक है, और इस साइन का क्या मतलब होता है? इस साइन का मतलब होता है, मतलब ये जो ट्रायंगल वाला साइन होता है वो हम हीट के लिए दिखाते हैं कि हमारी जो केमिकल है उसके अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर हम ट्रायंगल का साइन दिखा रहे हैं तो केमिकल जो है उसे गर्म किया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्मित होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, इंसुलिन के कारण, एड्रेनालाइन के कारण, या मेलानिन के कारण? मानव त्वचा का जो रंग है वो किसके कारण प्रोड्यूस होएगा? जी बच्चे, वेरी गुड। तो बात की जाए हीमोग्लोबिन तो क्या करता है? ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर में भेजने का काम करता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। करेक्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन मिलेगा। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन तो हमारे बॉडी में चीनी की मात्रा को, ठीक है, बॉडी में चीनी की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। और बाकी एड्रेनालाइन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है, मतलब नॉर्मल करता है, वो इंक्रीज डिक्रीज करता है, कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। लेकिन बच्चे बात की जाए मेलानिन हमारे त्वचा को, जो हमारा त्वचा का कलर होता है वो किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। ठीक है जी बच्चे, मेलानिन, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए,
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैमल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जी, स्तनधारी निम्नलिखित में से किससे विकसित हुए हैं? रेप्टाइल से, एम्फीबियन से, फिशेस से, या इनमें से कोई नहीं? स्तनधारी जो मैमल्स हैं वो एक्चुअल में कहाँ से विकसित हुए हैं? जी बच्चे, बफरिंग हो रही है? नहीं बच्चे, मेरे मोबाइल में तो नहीं हो रही है। हाँ, जल्दी से बताइए। मैमल्स, जी जल्दी से बताइए कि जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, तो मैमल्स आपको कहाँ से विकसित होते हुए दिखाई देंगे? और सभी लोगों से गुजारिश है कि क्लास को लाइक जरूर करिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उसके साथ में जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैल सके। और ये जो हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ के नाम से ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है वो बढ़ सके, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैमल्स हैं वो कहाँ से विकसित हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे ये रेप्टाइल से विकसित हुए हैं, ठीक है, रेप्टाइल से। अगला क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड। जी बच्चे, त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स या कटिकल? त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? हेलो नवीन, चलिए, तो त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? जी, तो त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस, ठीक है जी बच्चे। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या है? वेयर इज बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर स्टोर्ड, यानी कि यकृत द्वारा पित्त कहाँ संग्रहित होता है? जी बच्चे, जिगर में, लीवर के अंदर, पित्तशाय की थैली, गॉल ब्लैडर में, लंग्स में, यानी कि फेफड़े में, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्तशय की थैली के अंदर। गॉल ब्लैडर क्या होता है? जैसे कि हमारा लीवर होता है, ठीक है, अगर मान लो ये लीवर है तो लीवर के पास में ही एक गुब्बारे जैसा होता है गॉल ब्लैडर, जहाँ से जो बाइल जूस निकलता है, मतलब लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल जूस का क्या काम है? बाइल जूस हमारे जो खाने के अंदर वसा है, ठीक है, वसा है, उसे तोड़ता है, ठीक है, उसे तोड़ने का काम करता है। और दूसरी बात कि बाइल जूस है वो हमारी बॉडी से जब सिक्रेट होता है तो वो क्या करता है? वो हमारे खाना जो है, ठीक है, खाना जो हमारे पेट से जो खाना आया है, एसिडिक आया है, ठीक है, हमारे पेट से एसिडिक खाना आया है, उसे क्या बनाएगा? बेसिक खाना बनाएगा, ठीक है, उसे बेसिक खाना बनाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के बस यही तक ही क्वेश्चन थे। सो आज के क्वेश्चंस की समाप्ति बस यहीं पे ही होती है। अगर आप सब लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस गुजारिश यही है कि अगर आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएँ और ये हमारी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ सकें, ठीक है। और जी चलो, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। सो आप सब लोगों के लिए सपोर्ट के लिए, आप सब लोगों के प्यार के लिए थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं कि बोल रहे हैं कि मैडम लेवल अच्छे क्वेश्चंस के लेवल लेके आओ। तो चिंता मत करो, कल की जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं कोशिश करूँगी कि SSR के भी थोड़े से और डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊँ, ताकि अगर बच्चे चाहते हैं कि बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़े से सिंपल लगते हैं तो वो क्वेश्चंस भी मैं नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी डेफिनेटली, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर हाँ नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप सब लोगों के पास एक चाणक्य विद्यापीठ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे सारे नोट्स हमारे PDF वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैडम PDF दे दो, PDF देखो। व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप समझो।
एक ही बच्चे को हम मतलब कई सारे ऐसे बच्चे हो जाएंगे जिनको मैं व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दूंगी। तो बच्चे आप ये समझो कि व्हाट्सएप पे भेजना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज भेजना शुरू करती हूँ तो मैं पिछले क्लासेस की जो हमारी पीडीएफ्स है वो भेजना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पीडीएफ बहुत सारी होती है और उन सबको मैनेज कर पाना, वो अगर हम वो पीडीएफ मैनेज करने लग जाएंगे तो दूसरे काम नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है सभी बच्चों से कि जिन जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जाए। टेलीग्राम चैनल पे आप सब लोगों को सभी नोट, सभी पीडीएफ, सभी एनोटेशन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस टेलीग्राम चैनल पे जाइए। और जहाँ तक कि टाइमिंग की बात है, तो टाइमिंग मैं आप सब लोगों को बता चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं कल की स्ट्रीम भी लगा चुकी हूँ कि कल की पहली क्लास होगी 9 बजे की, फिर बच्चे आपकी 12 बजे की क्लास होगी, और फिर बाद में हमारी शाम की 4 बजे की। तो ये सभी क्लासेस हमारा शेड्यूल रहेगा मॉक टेस्ट का, ठीक है। बाकी कोई और क्लास होएगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो बस कल की क्लास का यही शेड्यूल है, ठीक है। तो बस तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की रिवीजन अच्छी चलती रहे, आपकी तबीयत ठीक रहे, आप सब लोग अपने माता पिता का ध्यान रखिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।